सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बेटा फटाफट सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करें, जो जो बच्चे लाइव हैं अभी फटाफट। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कल की क्लास में आपको क्या करवाया था? लूप एनालिसिस, यानी आपका लूप विश्लेषण, या आप इसको बोल सकते हो मैश एनालिसिस। हाँ जी, डायग्राम वायग्राम सब कुछ बनवा दिया था, स्टेप्स वगैरह सब कुछ लिखवा दी थी। अब अपने को क्या करना है? केवल और केवल ये बताना है कि ये क्वेश्चन हुआ कैसे है, यही बात है। ठीक, तो जरा बोर्ड पे देखो। आपने कुछ क्लासेस ली है क्या? आपने कुछ क्लासेस नहीं लिए अभी तक कुछ भी? चलिए आओ, यूट्यूब से भी नहीं लिए आधी क्लास में? हाँ जी, देखना जरा। हाँ भाई गौरव, यहाँ कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी? ई की। ये लो भैया, ई विद्युत वाहक बल। यहाँ क्या लगा था? Z1 इंपीडेंस। क्या लगा हुआ था? Z1। इसके बाद यहां क्या लगा हुआ था? Z2 इंपीडेंस। आराम से सुनना रहे सारे बच्चे। यहां क्या लगा हुआ था? Z3 इंपीडेंस। उसके बाद यहां कितना लगा हुआ था? Z4 इंपीडेंस। यहां कितना लगा हुआ था? Z5। आ जाइए सारे बच्चे। ये लो, ये कोई सर्किट है। आपका नाम क्या है? सचिन। आप सुनिए सचिन, बीच का पार्ट चल रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना? थोड़ा सा बीच का पार्ट चल रहा है तो कहीं ऐसे घबराना मत, ठीक? दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, कि जो आपका Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 ये एक सर्किट दिया हुआ है। ये Z और Z3, Z2 ये होती है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा की मैंने डेफिनेशन लिखवाई है। प्रतिबाधा में तीन चीज होती है, एक प्रतिरोध, एक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम। तो आपकी जो इंपीडेंस होती है उसमें तीन पार्ट होते हैं। एक क्या होता है? रेजिस्टेंस, एक होता है रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस के भी दो पार्ट होते हैं, एक कैपेसिटेंस रिएक्टेंस और एक होता है इंडक्टेंस रिएक्टेंस, यानी कुंडली और एक कैपेसिटर, कॉइल और कैपेसिटर। तो ये है प्रतिबाधा। मैंने लिए कोई सर्किट दिया हुआ है, यहां एक बैटरी जुड़ी हुई है जिसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना दिया हुआ है? ई ईएमएफ। इसको सोल्व करना आपने को। क्या करना है? सोल्व। तो मैंने तुम्हें सबसे दो मेथड बताए थे। एक तो कौन सा बताया था? जंक्शन एनालिसिस, उसको तो भूल जाओ एक बार के लिए। अब अपन कौन सा कर रहे हैं? लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस की पहली कंडीशन क्या है? कि आप बेसिक लूप का पहचान कीजिए। दिए गए परिपथ में, गिवन सर्किट में आप आइडेंटिफाई कीजिए जो बेसिक लूप्स हैं। बेसिक लूप में मतलब करंट का क्लोज्ड पाथ। तो यहां से देखना ये क्लोज्ड पाथ है क्या? क्लोज्ड पाथ है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? एक लूप बोल सकता हूं। कल बता भी दिया था मैंने तुम्हें, अब स्टेप समझा रहा हूं वापिस। ये क्या बोल सकता हूं? इसको लूप नंबर फर्स्ट। क्या क्लोज पाथ ये भी एक? तो ये भी क्या हो जाएगा? एक लूप नंबर सेकंड। क्या ये भी एक क्लोज पाथ है? तो ये भी क्या हो जाएगा? एक लूप नंबर थर्ड। क्या है? लूप नंबर। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या कहती है अपन? डायरेक्शन ऑफ करंट। और कैसे लेनी है? स्विच आर्बिट्रेरी। आप इन लूपों में करंट मानोगे वो आपकी स्वेच्छा अनुसार मानोगे, इधर मान लो, इधर मान लो, कुछ भी। क्लियर? आओ, तो मैंने जैसे इसमें करंट क्या मानी, ध्यान से सुनना भाई सारे। ये करंट मान ली मैंने, और इसमें कौन सी करंट मानू मैं? I1, क्योंकि लूप नंबर कौन सा है? पहला, तो पहली है।
इसमें क्या मान ले आप, इसी डायरेक्शन में मान लेते, एक डायरेक्शन में मान लो ताकि आपको आसानी हो कैलकुलेशन में। सर उल्टा माने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने ऐसे मानी है और करंट पॉजिटिव आ गई तो आपने सही मानी है, और यदि करंट नेगेटिव आ गई तो करंट ऐसे नहीं, क्या थी, ऐसे थी। इसमें भी आपने लूप में करंट मान ली I3। ये तीन चीज आपको समझ में आई क्या? पहले लूप पहचान कीजिए, गिवन सर्किट को ऐसा भी सर्किट दिया हो, उसके बाद उसमें क्या करिए आप, करंट की डायरेक्शन ले लीजिए आर्बिट्रेरी स्वैच्छिक रूप से। उसके बाद आपको क्या लेना है, तीसरा स्टेप, क्लोज्ड पाथ। हर एक लूप में आपको एक क्लोज्ड पाथ लेना है। तो सबसे पहले जैसे मैं क्लोज्ड पाथ लूं तो जरा देखना, ये क्लोज्ड पाथ हो गया मेरा, ये तीन क्या हो गए मेरे, ये क्लोज्ड पाथ हो गए, 1 2 3। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है कि किरचॉफ का सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है कि क्लोज्ड पाथ में एक फिक्स्ड डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको। क्लोज्ड जो किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड पाथ में आप एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए बैटरी के ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक क्लोज्ड पाथ। तो इसलिए मैंने क्या लिया, क्लोज्ड पाथ। आप ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में करंट वेरी होना उसी डायरेक्शन में आप चल भी लेना। देखो कैसे चलोगे आप, ऐसे, ये लो। सर क्या हम ऐसे चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, चल सकते थे, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, आर्बिट्रेरी आपकी स्विच से। इसमें भी क्या चला, मैं ऐसे चल लिया, इसमें भी मैं कैसे चला, ऐसे चल लिया। बात समझ में आई यहां तक? अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट पाथ, यानी लूप फर्स्ट की कैलकुलेशन करेंगे, लूप सेकंड की, लूप थर्ड की, 3 कैलकुलेशन। जितने लूप होंगे उतने ही कितनी आएंगी, इक्वेशंस आएंगी। क्या आएंगी, इक्वेशंस आएंगी। क्लियर? आओ ध्यान से सुनना रे भाई। अब मैं क्या लिख रहा हूं, परिपथ, परिपथ के प्रथम पास से, यानी जो सर्किट है उसके फर्स्ट लूप से अपन कैलकुलेशन करेंगे। अभी लिखवा दूंगा इंग्लिश मीडियम लोग शांति रखना, यानी फर्स्ट लूप से अपन कैलकुलेशन करें। तो क्या कहता है आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ, बताना भाई को। देखो सचिन, चाहे तो यहां से चलो, चाहे यहां से चलो, चाहे यहां से चलो, चाहे यहां से, कहीं से आपकी इच्छा हो। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट से चल लेता हूं। मैं चला चला, सबसे पहले बैटरी का कौन सा सिरा आ रहा है, नेगेटिव। और मैंने तुम्हें क्या लिखवाया है, जरा चेक करो डायग्राम में, जो सिरा बैटरी का पहले आए वही कंसीडर करके चलना है। इसका मतलब आप क्या कंसीडर करोगे, यहां माइनस का ई। क्लियर? आगे चलो, आगे क्या कह रहे हो, करंट की डायरेक्शन किधर है, चलने की डायरेक्शन, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, विभव पतन, V इक्वल टू I इंटू जेड। करंट तो कितनी है, I1, और इंपीडेंस कितनी है, तो क्या लिखोगे यहां, प्लस I1 और साथ में Z1। आ जाओ भाई साहब, नीचे आए। आप चल भी इसी डायरेक्शन में रहे और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस I1 Z2। पर एक चीज और देखो इसके अंदर भाई साहब, एक करंट ऐसे जा रही है इसमें I2 Z2 के अंदर, ये भी तो इस लूप का ऐसा ही है। और आप आगे किधर रहे हो, नीचे, और करंट किधर जा रही है, क्या लोगे, नेगेटिव। अपोजिट होते ही नेगेटिव। और क्या लोगे, इसमें कौन सी करंट जा रही है, माइनस का I2 Z2, और सारा का सारा अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0। ये फर्स्ट इक्वेशन आई है।
मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सही करके लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा बताओ जरा। I1 कॉमन आ गया क्या, ब्रैकेट में क्या होता है Z1 प्लस, और आगे माइनस I2 Z2, और आगे क्या गया E, और समीकरण नंबर कितना दे दिया मैंने, 1। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो दोबारा बता सकते हैं, पक्का करो। सचिन थोड़ा सा क्या पीछे का पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक। अब जरा सेकंड लूप में आपकी इच्छा के अनुसार मैं लगाता हूं, आप बताना, गलत हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं घर का ही तो बात होगा तो यही देख लेंगे, और सही है तो और ही अच्छी बात है, और गलत है तो सीख लेंगे। बताना है तुम्हें, खुल के बोलना है। लूप नंबर सेकंड से क्या लिखोगे, परिपथ के द्वितीय पास से, फ्रॉम सेकंड लूप ऑफ सर्किट। अब सेकंड लूप में लगाते थे, आओ कहां से चलोगे, आपकी इच्छा है, यहां से चल लो, यहां चलो, यहां से चले मान लो, तो सबसे पहले क्या आपकी करंट I2 इधर जा रही, कौन सी इंपीडेंस में, चलने की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम, तो क्या लिखोगे Z2 I2। अब बट एक चीज और देखो, एक Z2 में करंट I1 नीचे आ रही है और आप चल किधर रहे हो, और दोबारा देखो डायग्राम को अच्छे से देखो आराम से, ये करंट I1 ऐसे आ रही है और ये आप चल किधर रहे हो, तो क्या होगा माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का I1 Z2, आगे क्या है ऊपर Z3 I2 पॉजिटिव, Z4 I2 पॉजिटिव, तो दोनों को लिखो पहले, क्या लिखोगे प्लस का I2, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे Z2 प्लस Z3 आएगा ना, Z3 प्लस Z4 प्लस, इसमें एक चीज और आ गई, कौन सी आ गई जरा चेक करो लूप में, भाई साहब आप चल रहे हो उधर और करंट ये किधर जा रही है 3, तो माइनस का ये हो रहा है, क्या आएगा माइनस का I3 और साथ में Z4 इक्वल्स टू, तो यदि इस इक्वेशन को मैं बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, देखो ढंग से देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें माइनस का I1 Z2, फिर I2 कहां है ये रहा, तो प्लस I2, और कॉमन क्या आ जाएगा Z2 Z3 और प्लस Z4, और माइनस का I3 और Z4 इक्वल्स टू 0। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई, समीकरण नंबर कितना दे दो इसको 2, चेक कर लो आराम से, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो। अब फटाफट तुम Z क्या बताओ, परिपथ के तृतीय पास से, फ्रॉम थर्ड लूप ऑफ सर्किट, चलो लगाओ, तुम खुद ही लगाओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इस बार, जरा चेक करते हैं आया नहीं आया समझ में। चलो कहां से चलोगे, यहां से, क्या आया I3 Z4, आगे गए I3 Z5, दो तो ये, बट एक करंट क्या आ रही है, तो ये आएगी माइनस, तो क्या लिखोगे बोलो फटाफट, I3 Z4 प्लस ZA Z5, और माइनस का I2 ZA इक्वल्स टू, सही करके लिखोगे तो माइनस का I2 Z4 प्लस I3 Z4 प्लस ZA इक्वल्स टू समीकरण नंबर 3। बताओ इसके अलावा और कोई इक्वेशन आपको देखने के लिए मिलेगी क्या, नहीं। तो मैंने क्या कहा, जितने सर्किट में लूप दिए हुए होंगे उतनी ही क्या आई इक्वेशन आई,
क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? तो जितनी आपके लूप के अंदर इक्वेशंस दी हुई हैं, सॉरी लूप दिए हुए, उतनी इक्वेशंस आपको मिलेंगी। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। अब आपको 11th या 12th क्लास के अंदर एक एलएलपी पढ़ाया जाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, लास्ट चैप्टर जिसमें ग्राफ बनाते थे। उसमें आपके पास समीकरण आते थे, उन्हें मैट्रिक्स रूप में लिखना होता था। तो बताओ, मैं यदि तुम्हें लिखूं, मैं तुम्हें एक बात लिखूं, समीकरण 1, 2 व 3 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब कैसे लिखते हैं देखो। मैट्रिक्स फॉर्म लिखना आता तुम्हें? नहीं भी आता तो देखो, जैसे है 4x1 प्लस 5x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 5, 9x1 प्लस 6x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 6। ये मान लो कोई दो इक्वेशन है, ऐसे ही 3 आ जाएगी। तो सबसे पहले इधर वाले पार्ट की एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन से पार्ट की? जो ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? नंबर्स। कैसे बनाओगे? 4, 5, 6, 9, 6, 3। उसके बाद में इसके जो वेरिएबल्स दिए हुए x1, x2, x3, तो क्या आएगा? ये एक इक्वेशन और आनी चाहिए थी ना इसमें, मैंने ये कर दी। इसको हटा दो आपने एक बार। कितने हैं? 2। तो क्या आएगा? x1 और x2। और बराबर में क्या चल रहा है? तो बराबर 5 और 6। क्या आप किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो? तो आओ, यदि समीकरण 2 है तो कितने क्रॉस रो की मैट्रिक्स आएगी? 2 क्रॉस से 2 की, और 3 क्रॉस 3 की कब आएगी? जब इक्वेशन कितनी होगी? 3। तो यहां पे इक्वेशन कितनी है? 3। तो बताओ भाई, सबसे पहले ये लो, ये एक मैट्रिक्स है, यहां एक मैट्रिक्स आएगी, और इक्वल्स टू में क्या आएगी? एक मैट्रिक्स है। चलो बताओ, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। पहले इक्वेशंस निकालो बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये रही। I1 के कोएफिशिएंट क्या है? Z1 प्लस Z1 प्लस है Z2। फिर I2 का कोएफिशिएंट क्या है? ये लिखने हैं आपको डायरेक्ट, I2 का माइनस का Z2, माइनस का Z2। हाँ, और I3 इसमें है क्या? पहले इक्वेशन में नहीं है ना, तो आप क्या मान लो? सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा? ये रहा सेकंड इक्वेशन। I1 का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस का Z2। ओ एक सेकंड, I1 का क्या है? माइनस का Z2 ही है ना, तो क्या आएगा? माइनस का Z2। और I2 का क्या है? Z2 Z3 प्लस Z4। और I3 के साथ क्या है? माइनस का Z4। माइनस का क्या है? Z4। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 बताना जरा। ये रही। I1 है क्या इसमें? नहीं है, तो क्या आएगा? 0। I2 बताओ। माइनस का Z4।
और ये क्या आएगा Z4 प्लस 5। ये लो, बंद करो। इसके साथ में क्या आएगा बताओ? I1 I2 I और बराबर में बताओ, तीनों इक्वेशन के बराबर में देखो क्या है, प्लस ई 0 0। भाई फर्स्ट इक्वेशन की तो ई है और बाकी सबके क्या है 0। मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया सारों। अब जरा इनके नाम बताओ। कभी भी मैट्रिक्स बनाओ ना कोई भी क्वेश्चन में, तो एक चीज बता देता हूं, ये मैच करके देख लेना, ये और ये दोनों सेम आएंगे। नहीं आए तो कहीं ना कहीं क्या किया आपने, गलती। ये बस थोड़ा सा देखने का तरीका है, ठीक है। लो एनालिसिस। अब आओ, इसमें पूरी में आपको क्या दिख रही है, इस मैट्रिक्स में पूरी में भाई क्या दिख रहा है? इसमें प्रतिबाधा दिख रही है, इसके अलावा कुछ और है क्या? इस पूरी मैट्रिक्स का नाम क्या दे दूं मैं? प्रतिबाधा मैट्रिक्स। क्या दे दूं? प्रतिबाधा मैट्रिक्स। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? प्रतिबाधा मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा मैट्रिक्स यानी इंपीडेंस मैट्रिक्स। इसमें क्या दिख रहा है पूरा का पूरा? करंट। पर ये कॉलम है एक या रो है? कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? धारा कॉलम, या आप मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। करंट मैट्रिक्स या एक कॉलम है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको? धारा कॉलम। इसमें क्या दिख रहा है पूरा का पूरा? वोल्टेज। ये कौन सी है? वोल्टा मैट्रिक्स, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको? वोल्टता कॉलम, या फिर वोल्टेज मैट्रिक्स बोल सकते हो, नहीं बोल सकते? वोल्टेज मैट्रिक्स या करंट कॉलम एक ही बात। समझ में आ गया? अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में। कैसे? देखो, इस पूरे को तो मैं लिख देता हूं जेड कैपिटल, लिख दूं जेड कैपिटल, जेड लिखा है। इसको मैं क्या लिख दूं? कैपिटल आई। और इसको क्या लिख दूं मैं? कैपिटल ई। और समीकरण नंबर कितना दे दूं? 4। तो आपको कुछ ऐसी इक्वेशंस लास्ट में मिलेगी। क्लियर है? फटाफट छापो इसको और फिर आगे करवाते हैं। ये तो बनाया हुआ है तुम्हारा, यहां से स्टार्ट करना। डायग्राम बनवाया हुआ भाई कल वालों को। कब? ये एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, इसको लिखो। फ्रॉम फर्स्ट लूप, फ्रॉम फर्स्ट लूप in given circuit, from first loop in given circuit। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको फटाफट समझ में आएंगे। देखिए, हाँ, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसके अंदर आपको पूरे प्रॉपर समझ में आएगा। कल से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर 100%। कह दिया मतलब कह दिया तेरे को। बच्चा आ गए थे। इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में मतलब पता है तेरे को? इंटेंसिटी कहते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन की संख्या बढ़ने पे धारा अपने आप बढ़ जाती है।
हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तूने कभी? प्रकाश विद्युत प्रभाव। हम्म। उतारो रे फटाफट। उतार लिए थे? इसको लाइन को लिख लेना। ऑनलाइन वाला लिख लिया तुमने? ये राइट डाउन करो ये लाइन। लिखो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड can be written in matrix form, can be written in matrix form, can be written in matrix form। हाँ, इसको क्या लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले? इंपीडेंस मैट्रिक्स। इसको क्या लिखोगे? करंट कॉलम। इसको क्या लिखोगे? वोल्टेज कॉलम। छापो फटाफट।
उतार लिए? हाँ, इस इक्वेशन के नीचे एक हिंदी मीडियम वाले लाइन लिखे, और सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वालों की ज्यादा प्रायोरिटी है तो लिखो इंग्लिश मीडियम वाले पहले, इसके नीचे एक लाइन लिखो, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन लूप to find the value of current in loop present in circuit we consider impedance matrix. इंपीडेंस मैट्रिक्स हिंदी मीडियम लाइन लिखो, परिपथ में उपस्थित परिपथ में उपस्थित पासों में, परिपथ में उपस्थित पासों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए, परिपथ में उपस्थित पासों में धारा का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स को डेल्टा जेड से प्रदर्शित किया जाता है, क्या प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिखो, रुक जाओ इंग्लिश वीडियो, डेल्टा जेड से प्रदर्शित करते हैं, पैराग्राफ चेंज करो और एरो डाल के एक लाइन लिखो, इंग्लिश में लिखो, इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा जेड, इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा जेड। अब मेन मुद्दा क्या है कि हमें लूप के अंदर क्या निकालना है, जो आपने करंट मानी हो, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन इंपीडेंस मैट्रिक्स का उपयोग करेंगे, जिसे हम किससे लिखते हैं, डेल्टा जेड से। जरा आओ इस मैट्रिक्स को जरा लिखना है एक बार, ध्यान सुनना, रटना मत है ना। यहां पहला पार्ट कौन सा होता है, Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, 23, 31, 32, Z3, क्लियर। ये कौन सी इंपीडेंस है, पहले का मतलब फर्स्ट का मतलब फर्स्ट लूप की इंपीडेंस, क्या है, फर्स्ट लूप की इंपीडेंस, यानी प्रथम पास में उपस्थित कुल प्रतिबाधा, क्लियर। Z12 इसको बाद में बात करेंगे, Z13 इसकी बाद में, अभी किस पे बात कर लेते हैं अपन, केवल और केवल जो ये कौन से प्रथम पास की कुल प्रतिबाधा, यानी टोटल इंपीडेंस ऑफ फर्स्ट लूप। आज भाई साहब सेकंड द्वितीय पास की कुल प्रतिबाधा, यानी टोटल इंपीडेंस ऑफ सेकंड। आज थर्ड टोटल इंपीडेंस ऑफ थर्ड लूप। कोई दिक्कत वाली बात, घबराने वाली बात? अब आते हैं अपन किसकी, जरा इसका बताओ, Z12 एक ही बताऊंगा, देखो और आगे समझना है आपको, स्टार डाला मैंने इसमें, Z12 स्टार, और मैंने डाला है ZA21 स्टार। अंतर कितना है, यही तो है, बाकी तो सेम है। तो ये क्या है, Z12 और ZA21, पहला प्रथम और द्वितीय, या बोल सकते हो आप क्या, द्वितीय और प्रथम पास की उपस्थित कुल की जगह क्या लिखोगे, अन्योन्य प्रतिबाधा, म्यूचुअल है, दोनों की कॉमन प्रतिबाधा है ना। क्या लिखो, Z12 प्रथम पास में उपस्थित व द्वितीय पास में उपस्थित अन्योन्य प्रतिबाधा, क्लियर। इसी तरीके से क्या है, 13 और Z32 और Z, कोई दिक्कत वाली बात? चलो जस्ट इसके नीचे जो लाइन लिखे ना उसके नीचे मैट्रिक्स बनाओ
और उसके नीचे लिखो वेर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाला दोनों। लिखो। तौबित सही है, कोई दिक्कत वाली बात? तौबित थोड़ा जल्दी करना ना, एक क्वेश्चन भी करना है। हाँ आओ, सबसे पहले क्या लिखोगे? देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ये क्या है भाई? Z11 क्या है आपकी? प्रथम पास में उपस्थित कुल प्रतिबाधा। तो लिखो प्रथम पास में उपस्थित कुल प्रतिबाधा। इंग्लिश में लिखो टोटल इंपीडेंस। प्रथम पास में उपस्थित कुल प्रतिबाधा। लिखो टोटल इंपीडेंस प्रेजेंट इन फर्स्ट लूप। टोटल इंपीडेंस प्रेजेंट इन फर्स्ट लूप। हिंदी मीडियम वाले सेकंड क्या लिखोगे भैया इसको? Z22 क्या लिखो? द्वितीय पास में उपस्थित कुल प्रतिबाधा। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखोगे? टोटल इंपीडेंस प्रेजेंट इन सेकंड लूप। हाँ, इस लाइन को लिखो। प्रथम पास में उपस्थित कुल प्रतिबाधा लिख लिया, ये भी लिख लिया। तीसरा क्या लिखोगे आप? Z33 क्या लिखोगे भैया? टोटल इंपीडेंस प्रेजेंट इन थर्ड लूप। लिखो हिंदी मीडियम लिखो तृतीय पास में उपस्थित कुल प्रतिबाधा। अब आओ, अब है मैन। तो क्या है मैन? ये है Z12 या फिर Z21। और कौन कौन सी है भैया? Z23 या फिर Z32। और एक बच गया Z31 या फिर Z13। एक ही बात है ना, एक ही तरीका लिखाऊंगा लिखना तरीके से। म्यूचुअल, क्योंकि क्या है? बीचों की अन्योन्य। तो क्या लिखोगे? म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन, म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लूप। म्यूचुअल इंपीडेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड लूप। हिंदी मीडियम वाले लिखो प्रथम व द्वितीय पास की अन्योन्य क्रिया। प्रथम व द्वितीय पास की अन्योन्य क्रिया। प्रथम व द्वितीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा। इसको क्या लिखोगे? द्वितीय व तृतीय पास की अन्योन्य प्रतिबाधा।
उतार लिया भाई सभी ने। नीचे एक लाइन लिखो, हिंदी मीडियम वाले लिखो, प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से, प्रतिबाधा मैट्रिक्स की सहायता से लूप में धारा ज्ञात कर सकते हैं। लूप में धारा ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स को, इसके लिए प्रतिबाधा मैट्रिक्स को सारणिक रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, सारणिक रूप में लिखा जाता है। इंग्लिश मीडियम में लिखो, करंट कैन बी कैलकुलेटेड, करंट कैन बी कैलकुलेटेड in loop, current can be calculated in loop with the help of impedance matrix, with the help of impedance matrix is written in the form of determined, written in the form of determinant, in the form of determinant, in the form, मतलब मैट्रिक्स जो बनेगी ना, आप उसको किस में लिख देना, आप सारणिक में। तो आप धारा की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो देखो, माना सारणिक डेल्टा जेड है, तो डेल्टा जेड को कैसे लिखोगे, आपने अभी भी तो लिखा है ये बात, डेल्टा जेड बराबर, बस ये डंडे तो चेंज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है सारणिक और डिटरमिनेंट की, पता है ना, 12th क्लास में उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, वो बताऊंगा आगे। Z11, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32 और Z33, ये क्या हुआ, एक सारणिक। अब मुझे धारा की कैलकुलेशन करनी, थोड़ा लंबा मेथड जरूर है, ध्यान रखना, पर आसान है, आप करोगे तो पता चल जाएगा। अब देखो, धारा यानी करंट I1, I2, I3 की गणना, कितनी करंट आपके पास, 3 करंट, कितनी है, I1, I2, I3। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूं, पहली किसकी कैलकुलेशन करूंगा बेटा, धारा I1 की गणना, कैलकुलेशन ऑफ करंट I1। तो I1 की कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले डेल्टा 1 की कैलकुलेशन की जाएगी। क्या की जाएगी, डेल्टा 1 की। क्या लिखोगे इसमें लाइन, धारा I1 की गणना हेतु, गणना हेतु पहले डेल्टा 1 की गणना की जाती है, यानी फर्स्ट ऑफ क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा 1, यदि धारा क्या करनी है, I1। अब डेल्टा 1 कैसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा 1 की गणना हेतु सारणिक के प्रथम कॉलम को वोल्टता कॉलम से प्रतिस्थापित करने पर, यानी आप रिप्लेस कर दो किसको, सारणी के फर्स्ट कॉलम को, और किससे रिप्लेस कर दो, आपकी वोल्टेज कॉलम से। अब वोल्टेज कॉलम कैसे देखना, ये आपकी डेल्टा जेड था, इसको तो मैंने क्या दे दिया, डेल्टा 1।
सारणिक थी, इसका फर्स्ट कॉलम जो भी है उसकी जगह क्या आ जाएगा, वोल्टेज कॉलम, यानी 0, यही है क्या आपका वोल्टेज कॉलम। बाकी क्या रहेगा साहब, Z12, Z13, Z22, Z23, Z32, Z33, ये क्या कैलकुलेट हो गया, डेल्टा 1। अब देखो धारा कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे भैया, धारा कैलकुलेट, I1 बराबर डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, ये क्या है, प्रथम पास की धारा। मुझे सेकंड पास में करंट निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसके द्वितीय कॉलम को किससे रिप्लेस कर दूंगा, वोल्टा मैट्रिक्स से, और क्या आ जाएगा डेल्टा, डेल्टा 2, नीचे डेल्टा Z सेम, तो क्या लिख दिया अपन, इसी प्रकार, इसी प्रकार सिमिलरली I2 बराबर डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z, क्या है ये, द्वितीय पास की धारा। हाँ जी, इसके ब्रैकेट में एक चीज जरूर दिखा देना कि डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी है इस बार, हाँ Z1 और 11 और Z21 और Z31 और E0 0, Z13, Z23 और Z33, ये इसकी वैल्यू है। और I3 में दिखाने की जरूरत नहीं है, I3 कितना हो जाएगा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा Z, ये क्या है, तृतीय पास में धारा, करंट इन थर्ड लूप। मैं तुमसे ऐसे पूछूं आरवे पास में बताओ, यहां तो 3 ही थे, बहुत सारे हो, तो आरवे पास में, आरवे पास में धारा, तो क्या हो जाएगा, IR डेल्टा R अपॉन डेल्टा Z, ये क्या बन गया, कॉमन फॉर्मूला। ये खत्म हुआ है आपका टॉपिक। अब इसके ऊपर क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल। जितना बड़ा किया है ना, इतना बड़ा आपको करना नहीं है, कारण कि ये तो क्या है, थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि लूप विश्लेषण को समझाइए, तब आपको पूरी चीज बतानी होती है। न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज नहीं होती, क्या होती है, डायरेक्ट आंसर। कहां से लिखवाना आपको, यहां से ना, चलो उतारो फटाफट, क्या इसके ऊपर वाले लाइन नहीं लिखवाई, करंट कैन कैलकुलेटेड नहीं लिखवाई, लिखवा दी तो बस ये नीचे उतारो। अब तो इसको लिखो, कैलकुलेशन ऑफ करंट I1 I2 I3, कैलकुलेशन ऑफ करंट I1 I2 I3। कैलकुलेशन ऑफ करंट I1 I2 I3, इसके नीचे लिखो कैलकुलेशन ऑफ करंट I1, और फिर इसके अंदर लिखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ करंट I1 फर्स्ट ऑफ वी कैलकुलेट डेल्टा 1, करंट I1
first of we calculate delta 1. First of we calculate delta 1. अब लिखो पैराग्राफ चेंज करके, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड डेल्टा 1 विल बी calculated by and delta 1 will be calculated by replacing first column of delta z by voltage column, delta z by voltage column. अभी डेल्टा 1 निकालो। बैठो इसको इंग्लिश में लिखो, करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट लूप, करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट लूप। Similarly, के बाद लिखो करंट फ्लोइंग इन सेकंड लूप। करंट फ्लोइंग इन थर्ड लूप। क्या टाइम हो गया मनमोहन? लास्ट एंड फाइनल क्या लिखोगे? इसको तो देखो ऊपर इंग्लिश मीडियम वाले, करंट फ्लोइंग इन आरथ लूप। लखन क्या हाल है? चमक रहा है यार आज तो। और तू कैसे डिग्री हो गया? कॉलेज नहीं जा रहा होगा तू? तभी बता, खतरनाक एनालिसिस है ना, देख ले। मैं समझ गया कोचिंग जाता है तो तू ये खराब से कपड़े पहन के आता है, कॉलेज जाता है तो अच्छे। और तू कॉलेज जाता नहीं है। मोहम्मद रंगीला से प्रेरित है क्या तू? जाके पढ़ना मोहम्मद सर रंगीला कौन था। हाँ, आरवे पास में धारा यानी करंट फ्लोइंग इन आरथ लूप। अब क्या है, इसके क्या करेंगे? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने के बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो सचिन आपको एक या दो दिन में पक्का अच्छे से, वैसे तो आज भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी बात है, कल न्यूमेरिकल करोगे तो नया पता चल जाएगा। आप न्यूमेरिकल फटाफट होंगे। बाकी कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, 4 टर्मिनल नेटवर्क। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।